नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खिलाफ। मम्मी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए अभी चली आई। रूबी अपनी माँ आशा जी से बोली। आशा जी बोली, बेटा तेरी भाभी को क्या काम है? बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, जब देखो आराम फरमाती रहती है। तो जानती है, मुझे तो दोपहर में नींद नहीं आती, इसलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ कि तू आ गई, वरना मुझसे बातें करने वाला है कौन यहाँ पे। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई में काम निपटाए ही नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। वो बोली। रूबी बोली, मम्मी आपने भाभी को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, इसलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं के लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ती है मम्मी। विशाल भैया तो भाभी के कहने में नहीं आते ना। आशा जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, वो भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलता है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं हूँ। एक दिन ऐसा ड्रामा किया कि घर में विशाल को मेरी बात माननी पड़ी। अब मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरा भी लिहाज नहीं करता। मगर कुछ दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज्यादा बात तक नहीं करते। रूबी खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल के दिन आई भाभी को भैया हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगेगी। अच्छा किया आपने जो समय होते ही रोक लिया दोनों को। मगर अब सब ठीक है ना? और बता, तेरा कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? रूबी बोली, मम्मी आपके दामाद मयंक को तो आप जानती है कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती हो। मयंक के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है मम्मी। मयंक मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। आशा जी बोली, मयंक जी बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वो तुझे कोई तकलीफ नहीं देने देंगे। और तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ है तो वो क्या बिगाड़ लेगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रूबी और आशा जी बातें कर ही रही होती है कि अंदर से अंजलि आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आई? आशा जी कहती है, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। रूबी तो कभी आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। अंजलि बोली, मम्मी जी मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही है आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रूबी बोली, भाभी ये सब छोड़ो और यह बताओ इस बार आप लोगों मुझे क्या गिफ्ट देंगे? अंजलि बोली, दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पे जाती हूँ। आशा बीच में ही बोल पड़ी। अंजलि को टोकती हुई बोली, बेटा विशाल तो रूबी के गिफ्ट देते रहता है, इस बार रूबी तुमसे गिफ्ट मांग रही है, तो अंजलि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रूबी को कुछ गिफ्ट दो। अंजलि बोली, मगर मम्मी जी, मैं आशा जी से बोली, अरे तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है ना, अभी हाल में वही दे दे। अंजलि बोली, वो अंगूठी तेरी मेरी माँ की आखिरी निशानी है मम्मी जी। आप जानती है अभी 1 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया, तब माँ ने भाई भाभी से अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रूबी बीच में ही बोली, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का जमाना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। आशा जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। अंजलि तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननद को गिफ्ट करना है। सास बोली। अंजलि बोली, मम्मी जी मैं रूबी दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने साल बाद भी मैं अपने मायके से चीजें मांगू, अच्छा लगता है क्या? आशा जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू, ससुराल वालों तो बहू के मायके से मांगते आए थे और मांगते रहेंगे। अंजलि बोली, आज के जमाने में ऐसे खोखले कोई विचार नहीं रखता। मम्मी जी मैं रसोई में आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ
अंजलि के रसोई में जाने के बाद रूबी आशा जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती है भाभी। आशा जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ, तो फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड जरूर दिलवाऊंगी। अंजलि रसोई में आकर रो पड़ती है और उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है, जब वो घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रूबी तो जब घर वालों ने बोला कि वो भाभी के आए गए सामान में अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रूबी ने अंजलि की दी 2-3 भारी भरकम साड़ी उठा ली थी। तब आशा जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। अंजलि की माँ ने कितने प्यार से दी थी वह साड़ियाँ अंजलि को, मगर रूबी ने वो साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचा कि यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ था। रूबी जब भी मायके से आती, अपनी भाभी अंजलि के मायके से आई हुई चाहे कितनी महंगी चीजें क्यों न हो उठा ले जाती, और आशा जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विशाल ने अंजलि के साथ ऐसा विवाद होते देख अपनी माँ आशा जी से कहा भी, मगर आशा जी बात का बतंगर बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है, कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा है। हमारा बेटा तो अभी से इसे माँ और बहन गलत लग रहा है और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी दिन था जब विशाल ने अंजलि का साथ दिया था। अब विशाल अंजलि का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वो घर के बातों में बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रूबी की 10 वर्षीय बेटी कृति हमेशा अपनी मम्मी का यह व्यवहार देखती। एक दिन वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीजें उठा लाती हो। उन चीजों पे तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वो चीजें उनके माता पिता ने उनको दी है। रूबी बोली, बेटा मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीजों पर बहू के हक होता है बेटी का, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहुत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंजलि यह सब सुन अस्तम रह गई थी। अंजलि शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद आशा जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद अंजलि दोपहर में आराम करने जाती, वह भी आशा जी को करता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी आशा जी बेटी रूबी से बहू अंजलि की बुराई ही करती, और रूबी भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। आशा जी का श्रेय पाकर रूबी भी भाभी अंजलि की इज्जत नहीं करती। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती है। अरे अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं, आशा जी चिल्लाई। आशा जी की आवाज से अंजलि वर्तमान में लौटी और अंजलि ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले आई। आशा जी बोली, रूबी मैं नहीं कहती थी हर काम आराम से करती है, अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया इसे। रूबी ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। अंजलि कुछ बोली नहीं, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद आशा जी का बर्थडे था, जिसमें रूबी भी मायके आई थी। और रूबी को आज उदास देखकर आशा जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। रूबी बोली, क्या बताओ मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे गिफ्ट थमा दी है और कहा है कि तेरी मम्मी से यह सामान घर की बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिन पहले ही मम्मी जी कह रही थी, क्यों ना हम मेरी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे ही कार की तुम लोगों से मांगने को कह दिया जाए। मम्मी मेरी ननद का जब मन करता मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के झमेले से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट गिफ्ट करती रहती है, और मेरी सास ने उसकी बेटी को सिर पे चढ़ा के रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। आशा जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले, इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वाले से कैसे गिफ्ट मांग सकते हैं। और अब ननद को भी वो जो चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है। कार लेना तो अब तुम्हारी ननद के पति का फर्ज बनता है।
तुम्हारा नहीं, सारी गलती तेरी सास की है। उन्होंने ही बेटी को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अंजलि यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वालों ने मांग रहे हैं। आशा जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा। आशा जी अपनी बहू से बोली। अंजलि बोली, क्यों बुरा लग रहा है मम्मी जी, आप और दीदी भी तो अब तक यही कर रहे थे। अब जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी है मम्मी जी। आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते रहो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ, मगर मम्मी जी आप ये भूल जाती है कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैं सभी का चाय नाश्ता और टिफिन तैयार करती हूँ। आपको समय पे दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल से जाना ले जाना सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उसके मोजे कहाँ पड़े हैं यहाँ तक नहीं पता होता, उनके मोजे तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ। रूबी की बेटी कृति बीच में बोल पड़ी, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या फिर सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता जब आप लोग से गिफ्ट के नाम पे उनकी माँ की दी हुई चीजें लेती थी और नानी आप फिर भी मामी की बुराई करती रहती हो। वो बोली। कृति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रूबी का दिमाग सन पड़ा और अंजलि भी तो बिल्कुल सही कह रही थी। आज बहू अंजलि ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो कृति जैसी छोटी बच्ची को समझ में आ गई थी वो आशा जी और बेटी को रूबी को बहुत देर बाद समझ आई थी। रूबी बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी मगर फिर भी कभी आपने अपनी जबान तक नहीं खोली। भाभी आज आपने और कृति ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी। भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा। मम्मी जो चीजें मेरे ससुराल वालों मेरे साथ कर रहे हैं यदि वो चीज हम भाभी के साथ करेंगे तो हमसे और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। आशा जी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ कर दे, मैं ये बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। अंजलि बोली, मम्मी जी दीदी आप लोगों की अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रूही बोली, भाभी मैं भी शेर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर में सारे काम करती हो, फिर मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा का माहौल था। बरसों बाद अंजलि को घर में वह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।